अपने पिछले वक्तव्य में हमने इस बात की चर्चा की थी कि नायिकाओं को के विभिन्न रूपों को शिवानी ने अपने कथा साहित्य में लिपिबद्ध किया है। इस दृष्टि से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नारी जीवन की सार्थकता मातृत्व में है। अगर किसी महिला के अपने बच्चे नहीं भी होते तो भी वो किसी भी बच्चे को देखकर ममत्व से भर उठती है। भूमि सुता कहानी में ब्रिगेडियर की पत्नी अनुराधा कूड़ेदान से एक बच्ची को उठाकर घर ले आती है और उसका पालन पोषण करती है। दो स्मृति कहानियों में निसंतान नायिका स्वप्न में एक बच्चे को देखती है, ललायित होती है, उस बच्चे को चॉकलेट खाता हुआ देखकर भाव विभोर उठती है और बाद में उसके चॉकलेट से सने हुए हाथों की छाया अपने पति के कोट में देखकर खुशी से झूम उठती है। बाद में उस बच्चे को अपनी माँ के साथ जाता हुआ देखकर वो बाद में आंगन में स्मृति चिन्ह को देखती है। शपथ कहानी की आधुनिका शुभ्रा अपनी निसंतान जेठानी कालिंदी को अप्रैल फूल बनाना चाहती है और इसलिए वो एक अनाथ आश्रम से ईला नामक बच्ची को अपने घर ले आती है और उसे जेठ की बेटी बताकर अपनी जेठानी को शर्मिंदा करना चाहती है। अपनी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए वे मंदिर में भी झूठा वचन भर लेती है। जेठानी पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो अपनी देवरानी की बात को सत्य मानकर मानसिक रूप से व्यग्र हो उठती है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त होती है। कालिंदी की मौत शुभ्रा को विचलित कर देती है और वो भी मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहने लगती है। बंद घड़ी कहानी की नायिका पति की उपेक्षा से दुखी होकर आत्महत्या करने का मन बना लेती है, किंतु ऐसे में उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे की कमीज का बटन टूटा हुआ है। पति के घर आने में समय था, इसलिए वे उस टूटे हुए बटन को लगाने लगती है। पति के व्यवहार में आया बदलाव और उनका जल्दी घर वापस आ जाना देखकर वो अपनी आत्महत्या के निर्णय को बदल देती है और उस रुकी हुई घड़ी का मन ही मन धन्यवाद करती है जिसके कारण वो क्षण टल गया था। नारी के त्याग, सेवा, ममता, उत्सर्ग के कई उदाहरण हिंदी साहित्य में अंकित हैं। शिवानी की लाठी कहानी की क्षय रोग से ग्रस्त बानो अपने स्वस्थ होने की संभावना के समाप्त होने की आकांक्षा से स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने के लिए चली जाती है। बानो स्वयं का उत्सर्ग कर पति को चिंता मुक्त करना चाहती है। मसीहा कहानी का कथानायक ब्रदर वारिसी बचपन से ही सेवा भावना से युक्त था। नैनीताल में भूकंप के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। परी रोगियों की सेवा करने में दिन रात एक कर देती है। उसी विनाश में अपने माता पिता को खो चुकी परी जब भागकर वारिसी के पास आती है तो उसे कुछ समय के लिए संतोष का अनुभव होता है
और वो वहीं रहना चाहती है। वारिसी उसे अपने पास रखने का आश्वासन देता है और इस आश्वासन मात्र को सुनकर ही परी का प्राणांत हो जाता है, मानो वो अब तक इसी वचन को सुनने के लिए जीवित थी। आत्मग्लानि से भरा वारिसी अल्मोड़ा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में अपना जीवन अर्पण कर देता है। लाटी कहानी में फौजी पति की अनुपस्थिति में लाटी की सास उसे निरंतर प्रताड़ित करती रहती है। घर लौटने पर फौजी क्षय रोग से पीड़ित अपनी पत्नी को इलाज के लिए सैनिटोरियम में ले जाता है, किंतु रोग इतना अधिक बढ़ चुका था कि उसका इलाज संभव नहीं था। लाटी अपने पति को दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे बिना बताए वहां से चली जाती है। कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फौजी पुनर्विवाह कर जब उसी स्थान पर अपने परिवार के साथ फौजी अफसर बनकर आता है तो वहां साध्वी लाटी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, किंतु मर्यादा के कारण अपने हृदयगत भावों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। करिए क्षमा कहानी की हीरावती अपनी अवैध संतान की शक्ल उसके पिता और हीरावती के प्रेमी श्रीधर से मिलने के कारण अपने प्रेमी की समाज में प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए अपने पुत्र को पानी में डुबोकर मार देती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शिवानी ने नारी के विभिन्न रूपों को अपनी कहानियों में अंकित किया है। आधुनिक समाज की विडंबना है कि व्यक्ति हताशा, कुंठा, निराशा में अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाता है। वे विपरीत परिस्थितियों में अपना मार्ग ढूंढना चाहता है। शिवानी की नायिकाएं न केवल विपरीत परिस्थितियों से टकराती हैं, अपना मार्ग खोजती हैं, वे अपनी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से भी परिचित हैं। और जब परिवार और समाज उनके व्यक्तित्व के आगे आकर खड़ा हो जाता है तो वो अपना विरोध भी दर्ज करती हैं। शिवानी की कहानियों में पात्रानुकूल, संक्षिप्त, सरल, सहज संवाद हैं। उन्होंने शहरी और ग्रामीण पात्रों के संवादों के साथ साथ न्याय किया है। ग्रामीण पात्रों के संवाद उनके स्तर, शिक्षा, अनुभव, परिवेश के अनुरूप हैं। अलग माई कहानी में रजुला अपने पति और बच्चों के विषय में लेखिका से कहती है, तुम नहीं समझोगी लली, उसने हंसकर मेरी पीठ थपथपाई थी। पूरा गांव उसके बाप को देवता मानकर पूछता था और फिर उसका बाप क्या मेरा पति था? मैं तो थी नाचने गाने वाली नरन की दासी, घोर पापिन, कल मुही रजुला। क्या उसकी कालिक उसके मुंह पर पोंछ सकती थी? कहां कहां घूमी, कितने दुख सहे, हे भगवान। स्वामी गंगनाथ सबूख भल करिए प्रभु, भगवान ने दंड दिया, गला बैठ गया। गुलाब राय के अनुसार व्यक्ति के निर्माण में उसके वातावरण का बहुत हाथ होता है।
जिस प्रकार से बिना अंगूठी के नगीना उस शोभा को प्राप्त नहीं होता जिसका वो अधिकारी है, उसी प्रकार से बिना देशकाल वातावरण के पात्रों का व्यक्तित्व पाठकों के समक्ष उभर कर नहीं आता है। शिवानी की कहानियों में तद्युगीन शहरी और ग्रामीण परिवेश सजीव रूप में अंकित है। शायद कहानी में क्षय रोगियों के लिए बनाए गए सैनिटोरियम का वातावरण इस दृष्टि से हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। लेखिका इस बात को बताती है कि कैसे सैनिटोरियम का वातावरण मनहूसियत से भरा हुआ होता है। मरघट जैसा एक सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था और जिस प्रकार का विशिष्ट प्राइवेट वार्ड उस सैनिटोरियम में लेखिका ने देखा, वैसा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि वहां पर ठंडी ठंडी हवा के बीच में मरीजों को अकेला छोड़कर अस्पताल का सारा स्टाफ, डॉक्टर, नर्स इत्यादि कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए हैं। इसी प्रकार से लिखू कहानी के प्राकृतिक वातावरण को अंकित करते हुए लेखिका ने लिखा है, उस दिन भी 25 दिसंबर का हिमपात होकर उदार क्षणिक धूप से गलकर पिघल गया था। कई दिनों की अनवरत वर्षा के बाद पहली बार निरभ्र आकाश चमका था। ताल लबालब छलक रहा था। नैना देवी के मंदिर की क्षुद्र घंटियों के साथ गिरजे के गुरु गंभीर घंटे की गर्जना पखावज की सी जुगलबंदी कर रही थी। इस तरह से हम देखते हैं कि लेखिका ने अपनी कहानियों में वातावरण को बहुत सुंदर सटीक ढंग से अंकित किया है। शिवानी के साहित्य में कुमाऊं अंचल की विविधता को देखा जा सकता है। वहां की सांस्कृतिक विरासत, खान पान, उत्सव, पूजा अर्चना इत्यादि का विस्तृत सुंदर अंकन उनकी कथा साहित्य में हमें मिलता है। उस समय के समाज में विवाह के समय कुंडली मिलान का विशेष महत्व रहा। यदि कुंडली ना मिले तो विवाह संपन्न नहीं हो सकता था। ठाकुर का बेटा कहानी में कुंडली का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से पहाड़ी संस्कृति में टोपी मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है। अतः जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो वो अपने सिर पर टोपी धारण करता है। पहाड़ी क्षेत्र के सुस्वादु भोज्य पदार्थों का वर्णन भी शिवानी की रचनाओं में हमें दिखाई देता है। जैसे मामा जी कहानी और जारे एकाकी कहानियों में लेखिका ने पहाड़ी ककड़ी का पीला रायता, भांग के बीज को भूनकर बनाई गई दाड़िम की चटनी, घी में तले हुए कुरकुरे लाल सिंगल, मोमन डली फूली फूली पूड़ियाँ, कद्दू का शाक इत्यादि का वर्णन किया है। पहाड़ी आभूषणों में शिवानी जी ने टोंक, बेसर, चंद्रहार, झूमर, कोंकण, बोला इन सब से अपने पाठकों को परिचित कराया है। जोकर कहानी में लेखिका ने कुर्मांचल संस्कृति में विशेष महत्व रखने वाले जात कर्म का उल्लेख किया है। लेखिका के अनुसार पुत्र के जन्म के साथ ही पिता
स्नान कर गणेश पूजन, मातृ पूजन, नंदी श्राद्ध, पुण्य वाचन कर कलश स्थापना करता है। फिर नवग्रह का पूजन कर स्वच्छ पात्र में सुवर्ण आभूषण या मोहर रख मधु घृत लगा नवजात शिशु की जीभ में छुआता है। यह मिश्रण दाहिने हाथ की तीसरी उंगली से चटाया जाता है। इतना विस्तृत वर्णन लेखिका द्वारा ही संभव था। डॉक्टर मधु संधू के अनुसार हिंदी कथाकारों की भीड़ में शिवानी जी अपनी भाषा शैली के कारण अलग पहचानी जाती हैं। विशेषण धर्मा वाक्य और मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को कशीदादार बनाता है। शिवानी की कहानियों में पात्रानुकूल भाषा का अवलंब लिया गया है। उनकी भाषा में संस्कृत के साथ ही अंग्रेजी शब्दों का बाहुल्य दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हम प्रतीक्षा और चिर स्वयंवरा कहानियों को ले सकते हैं। चिर स्वयंवरा कहानी में रजनी का कथन है, हमने भीमताल की झील में बोटिंग का प्रोग्राम बनाया। दिन भर तो वहां आजकल टूरिस्ट टूटे रहते हैं। संध्या 5 बजे तुम्हें लेने अपनी कार में आऊंगा। यहाँ बोटिंग प्रोग्राम, टूरिस्ट, कार अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। सामाजिक कुरीतियों, पाखंड, सड़ी गली मान्यताएं, अंधविश्वास, राजनीतिक भ्रष्टाचार, इन सब को व्यक्त करने के लिए लेखिका ने हास्य व्यंग प्रधान भाषा का अवलंब लिया है। मधुयामिनी कहानी में महंगाई पर व्यंग करते हुए लेखिका ने लिखा, फिर भी हलवाई का एक एक कढ़ा किसी प्रसिद्ध वैश्या के मुजरे से भी महंगा पड़ने लगा था। जितने में पहले सोहन हलवे की एक बट्टी आती थी, उतने में तो निगोड़ा एक बताशा तुल रहा था। यहाँ तक कि एक सड़ियल सी पचन्नी की फूलमाला भी ₹1.25 में बिकने लगी थी। शहर के कई मध्य वर्गीय मुर्दे बिना फूलमालाओं के ही सूनी गर्दन लिए बड़ी विवशता से महाप्रस्थान के पथ पर चले जा रहे थे। प्रतिशोध कहानी में लेखिका ने सौदामिनी के विवाह के अवसर पर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए इस दृश्य को उपस्थित किया, जब अपनी बारात में वरपक्ष के शिव के गणों से देहाती लठ बारातियों को देखकर सौदामिनी फूट फूट कर रोने लगती है। ससुराल पहुंचती है तो सास, ससुर, जेठ, जेठानी को देखते ही मानो उस पर सांप सूंघ जाता है। द्वारों पर चीकट से हैंडलूम के पर्दे टंगे हुए थे। बिस्तरे पर जीर्ण मलिन चादरें बिछी हुई थीं, जिन्होंने कभी मानो धोबी घाट की शक्ल ही ना देखी थी। ऐसे घर में जब सौदामिनी का प्रवेश होता है तो वो निश्चित रूप से परेशान हो उठती है। शिवानी जी ने अपने भावों को सहज, सरल, पात्रानुकूल अभिव्यक्त करने के लिए कुमाऊनी भाषा, पहाड़ी भाषा और ठेठ हिंदी के शब्दों का भी चयन किया है। तोप कहानी में हम देखें तो उन्होंने लिखा कि तोप और बीमार वह हंसी, वह तो थोड़ा स्ट्रेन पड़ा है डार्लिंग, हरिद्वार से लौटी हूं ना, हरिद्वार से। इसी प्रकार से अगर हम बंगला भाषा की बात करें तो उन्होंने रविंद्रनाथ की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए बताया
मरण सागर पार तो बार अमर तोमा देर स्मरी। अर्थात मरण सागर के पार भी तुम अमर हो, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के ठेठ शब्दों को शिवानी ने अपनी कहानियों में इस प्रकार से अंकित किया है कि वो उनकी भाषा का एक अंग बनकर उपस्थित हुए हैं। उनकी कहानियों में ये शब्द इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें पृथक करना असंभव सा लगता है। जैसे भिनसार, कंदरा, भकोसना, इन शब्दों को उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी भाषा में प्रयुक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने ध्वनि मूलक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे उनकी भाषा के आकर्षण में वृद्धि हुई है। ये ध्वनियाँ हमारे दिन प्रतिदिन की भाषा का अविभाज्य अंग होती हैं। रचनाकार अपने परिवेश के अनुसार इनका प्रयोग करता है। शिवानी ने भी मेरा भाई, कै, तोप, सती, अभिनय इत्यादि कहानियों में इस प्रकार के शब्दों को लिया है। उदाहरण के लिए, नाश्ता लगते ही कै भूखी शेरनी सी टूट पड़ी। कचाकच, मक्का भक, पकौड़ियों, मेवों और केक हड़प कर वह एक पका सेब लेकर सोफे पर लद गई। अपनी भाषा के सौंदर्य को अभिवृद्ध करने के लिए, बढ़ाने के लिए लेखिका ने स्थान स्थान पर मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का भी प्रयोग किया है। मुहावरों का प्रयोग करते समय हम उदाहरण देख सकते हैं कि देख रहे हो, ब्राह्मण परिवार का होनहार दामाद ईश्वर ने घर बैठे छप्पड़ फाड़ कर दे दिया है। यहाँ छप्पड़ फाड़ कर देना मुहावरा है। कहावतों की दृष्टि से अगर हम देखें तो उदाहरण है, वहां के बच्चे क्या हमारे तुम्हारे से बच्चे होते हैं। बहन, जन्मते ही तो मरों को चिकन सूप पिलाया जाता है और चूसने की जगह मुंह में दी जाती है बड़ी सी हड्डी। इसी से गर्भ में से दाढ़ी मूछ उगकर जन्मते हैं। शिवानी जी ने अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए यथास्थान यथा अवसर सूक्तियों का अवलंब लिया है, जिससे भाषा में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हुआ। पारंपरिक सूक्तियों के अतिरिक्त लेखिका ने मौलिक सूक्तियों का भी गठन किया है। जैसे, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। बिंब के लिए अंग्रेजी भाषा में इमेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिंब एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द चित्र है जो केवल चक्षु इंद्रिय की भूख ही नहीं मिटाता, वरन अन्य इंद्रियों को भी तृप्त करता है। शिवानी ने अपने कथा साहित्य में बिंब प्रधान का एक समुचित उपयोग कर भाषा के सौंदर्य में अभिवृद्धि की है। उदाहरणार्थ, कैसा दिलासा दिया था, यह पूछने को मैं व्याकुल हो उठी, किंतु क्षण भर पूर्व गठरी बनी सगुची सिमटी सर्पणी अब कुंडली खोलकर लंबी हो गई थी। उसकी लपलपाती चिरी जिह्वा को मैं छूती भी किस दुस्साहस से। उन्होंने अलग अलग बिंबों का प्रयोग अपने कथा साहित्य में किया है। जैसे स्पर्श बिंब का उदाहरण देखिए, जिसने कभी नारी की छाया का स्पर्श भी नहीं किया था और जिस बहुचर्चित
स्पर्श की कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, वही आज पागलखाने से भाग निकले मत उन्मत्त की भांति मेमने सहित स्वामिनी को अपनी सशक्त बाहों में भरकर बार बार चूमता हाफ हाफ गया। प्रतीकों के माध्यम से लेखिका ने अपनी बात कहने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान स्थान पर मौलिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। पिटे हुई गोट कहानी में गोट शब्द नारी के लिए प्रयुक्त है। पति द्वारा जुए में हारने पर वह पिटी हुई गोट के समान हो जाती है, जिसकी पुनः प्राप्ति असंभव रहती है। लेखिका ने उदाहरणों द्वारा भी अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। अपने कथन को संस्तुत करने के लिए, अपने मंतव्य को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं। जैसे 4 बालिश की तंग सड़क पर नाचती गोल घूमती जीप को पहाड़ी दक्ष ड्राइवर ऐसे नचा रहा था जैसे चतुर नट पिता ढोलक की थाप के साथ पतली रस्सी पर अपने पुत्र को नचा रहा हो। शिवानी जी ने अपनी कहानियों में उसकी भाषा में अलंकारों का स्थान स्थान पर प्रयोग कर भाषा सौंदर्य को द्विगुणित किया है। रूपक उदाहरण रूप में आप देखिए, रूपक का अलंकार का स्पष्ट था कि वह अपने जीवन में झंझावात की भांति आ गए प्रेमी की स्मृति का एक एक चिन्ह मिटा देना चाहती थी, और मैं ही तो उस प्रणय काल का प्रमुख स्मृति स्तंभ थी। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण देखिए। बड़े बड़े प्रहरी से खड़े दैत्या का देवदार द्रुम, अखरोट स्यूत के विराट छतरीदार वृक्ष, उस पर सुनहरी प्यूल घास पर मेरे पैर ऐसे फिसल गए थे। उन्होंने कुमाऊं अंचल को उसकी पूरी सजीवता के साथ लिपिबद्ध करने के लिए वहां की लोक संस्कृति और वहां के लोकगीतों का भी अपनी कहानियों में समावेश किया है। पहाड़ी जीवन लोकगीतों के बिना अधूरा होता है, इसलिए हमें उनकी कहानियों में लोकगीतों का समावेश दिखाई देता है। जारे एकाकी कहानी में चनुली पहाड़ी गीत गाती है। इसी प्रकार से उनकी कहानियों के शीर्षक अगर हम देखें तो वो पात्र, घटना, किसी मान्यता पर आधारित हैं। जैसे उपप्रेती कहानी के शीर्षक को अगर हम देखें तो वो पात्र पर आधारित है। शीर्षक के विषय में लेखिका की पंक्तियां हैं। कहते हैं, पहाड़ में किसी गर्भवती गृहिणी के प्राण प्रसव पीड़ा ने तभी ले लिए जब शिशु भूमिगत नहीं हुआ था। जब उसे घाट ले जाया गया तो चिता में धरने से पूर्व शास्त्रानुसार गर्भ की संतान को जननी से विलग किया गया। जिस पुत्र संतान ने जननी के प्राण लिए थे, स्वयं उसमें प्राण थे। उसी पुत्र का नाम धरा गया उपप्रेती, अर्थात उपप्रेती। नहीं जानती वह मात्र कपोलकल्पित ही है या सत्य घटना। भावाभिव्यक्ति के लिए लेखिका ने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली का उन्होंने समानता अधिक प्रयोग किया है। प्रकृति चित्रण और पात्रों की रूपाकृति का वर्णन करते हुए इस शैली का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक शैली वे गुण है जिससे किसी भी कहानी में घटना का, पात्र का, परिवेश का एक चित्र सा पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। जैसे गजदंत कहानी को हम ले सकते हैं,
जोशी जी के चमकते जूतों से लेकर डिनर्स जैकेट, वाइल्ड शर्ट का स्टिफ कॉलर, सब कुछ बेजोड़ था, किंतु उनके बौने कद और चेहरे ने जैसे उनके वैभव और वेशभूषा पर झाड़ू फेर कर रख दी थी। एकदम ही बौना कद, तंग पेशानी इतनी बारीकी से तराशी गई, दाढ़ी की ठुड्डी एकदम ही नंगी लगती, चेहरे को अश्लील बना गई थी। माथा संकुचित तो था ही, उस पर कुटिल आंखों के सानिध्य ने उसे और छोटा बना दिया था। इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी कहानियों में उन्होंने विभिन्न शैलियों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है। उनके कथा साहित्य को ध्यान से देखते हुए हमने उनकी कहानियों पर चर्चा की। अगले वक्तव्यों में हम उनके उपन्यासों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।